नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की खोज पुस्तक कक्षा 8 की, जिसमें टॉपिक है हमारा भारत की विविधता और एकता। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत की विविधता क्या है। विविधता का क्या अर्थ होता है? अलग अलग प्रकार के जाति, धर्म, रंग, रूप वो होता है, वो सभी विविधता होती है। यानी अलग अलग प्रकार की किसी की जाति हो, अलग धर्म हो, अलग रंग हो, अलग रूप हो, वो सभी में अलग अलग प्रकार का हो। और विविधता और एकता, इन सब चीज़ों के होते हुए भी उनमें एकता दिखाई दे, यूनिटी दिखाई दे, इसी की वर्णन भारत की खोज पुस्तक में किया गया है। भारत की विविधता अद्भुत है। नेहरू जी कहते हैं कि भारत की विविधता है वो अनोखी है, प्रकट है। प्रकट यानी सामने है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है। नेहरू जी ये कहना चाह रहे हैं, कहते हैं कि जो भारत की विविधता है वो अनोखी है, इसे हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं, इसकी सतह यानी सामने हमें दिखाई पड़ती है और कोई भी उसे देख सकता है, हर कोई व्यक्ति उसे देख सकता है। इसका ताल्लुक किससे है? शारीरिक रूप से भी है और मानसिक आदतों से है और विशेषताओं से भी है। यह भिन्नता शारीरिक रूप से भी भिन्न है और मानसिक रूप से भी भिन्न है। शारीरिक रूप से कैसे? कि कोई मोटा है, पतला है, लंबा है, नाटा है। और मानसिक रूप से किसी का दिमाग कैसा है, किसी की बुद्धि कैसी है, किसी की अकल कैसी है, किसी में किसी प्रकार का गुण है, किसी में किसी प्रकार की विशेषता है। ये सभी अलग अलग हैं। बाहर से देखने पर उत्तर पश्चिम के इलाके के पठान और सुदूर दक्षिण के वासी तमिल में बहुत कम समानता है। नेहरू जी कहते हैं कि बाहर से देखने पर, कहने का अभिप्राय क्या है? कहते हैं कि जब हम कोई चीज़ भी देखते हैं ना, तो उसको दो साइड से देखते हैं, एक बाहर से और एक भीतर से। नेहरू जी का कहने का मतलब ये है कि उत्तर दक्षिण में रहने वाले पठान, उत्तर दक्षिण में रहने वाले पठान और सुदूर दक्षिण में रहने वाले तमिल, उनकी नस्लें क्या है? उनकी नस्लें क्या है? भिन्न भिन्न है। नस्लें क्या होती है? प्रजाति। उनकी प्रजाति अलग अलग है। हालांकि उनके भीतर कुछ समान सूत्र हो सकते हैं। सूत्र क्या? गुण। उनके अंदर एक जैसे गुण हो सकते हैं, पर वे चेहरे से, शरीर के गठन से, शरीर के शेप से, खाने से, पहनावे से और भाषा से एक दूसरे से अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। पठान के लोगों में छाप वही होती है। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में मध्य एशिया की गमक तो है। वहाँ के प्रसिद्ध रीति रिवाज जैसे कश्मीर के भी, हिमालय के उस पार के देशों की याद दिलाते हैं। यहाँ नेहरू जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि जो पठान हैं और जो सुदूर देश के जो लोग हैं, उन सभी में क्या है? कहते हैं कि गुण तो समान है, लेकिन उन सब की प्रजाति है वो सभी अलग अलग है। उनके कहने का क्या अभिप्राय है कि भारत विविधता के होते हुए भी एक है। वहाँ के जो रीति रिवाज हैं, जैसे कश्मीर के हैं, हिमालय के हैं, वो सभी रीति रिवाज उनको उन देशों की याद दिलाते रहते हैं। पठानों के लोगों में आज तक वही छाप है जैसे वो पहले के लोगों में थी। दोनों को, तमिल और पठान को, दोनों को देखने पर दृष्टि क्या है हमारी? क्या है? अलग अलग हो जाती है, लेकिन छाप उनकी एक जैसी है। पठानों के लोग प्रचलित नृत्य रूसी कोंजक नृत्य शैली से मिलते हैं। पठानों का लोक नृत्य कौन सा है? रूसी कोंजक। उनकी जो भी नृत्य शैली है वो इसी में मिलती है। इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद भी पठान पर भारत की छाप वैसी स्पष्ट है जैसी तमिल पर। पठान कितने ही अलग हो, तमिल कितने ही अलग हो, लेकिन इनकी जो छाप है इन्हीं के ऊपर एक जैसी मिलती है। इसमें कोई हैरानी वाली, अचरज वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सीमा के ये प्रदेश और साथ ही अफगानिस्तान भी भारत के साथ हजारों वर्षों से जुड़े हैं। क्योंकि ये भारत की सीमा के देश हैं, जो कि अफगानिस्तान भी है। ये प्रदेश हमारे साथ हजारों वर्षों से जुड़े हैं। ये पुराने तुर्क और दूसरी जातियां जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी। कहते हैं कि मध्य एशिया में जो बसी थी, इस्लाम के आने से पहले बौद्ध थी और उससे भी पहले वैदिक काल में हिंदू थी। नेहरू जी कह रहे हैं कि इस्लाम के आने से पहले
कौन सा धर्म जुड़ा हुआ था? बौद्ध धर्म जुड़ा हुआ था। और उससे भी पहले यानी वैदिक काल में कौन सा धर्म था? हिंदू धर्म था। इससे क्या स्पष्ट होता है कि हमारा जो हिंदू धर्म था आज भी है और हमारा ये हिंदू धर्म पहले भी था। सीमांत क्षेत्र प्राचीन भारत संस्कृति के प्रमुख केंद्रों में से था। सीमांत क्षेत्र भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। जो सीमांत क्षेत्र था उसके पास का एरिया जो था भारत की संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अब स्मारकों, मठों के ढेरों, ध्वस्त क्या है? जो बिखर गए हैं अवशेष, जो पुरानी जो चीज़ें मिली है हमें इतिहास से रिलेटेड है वो सब क्या है उसमें बिखर गए हैं। विशेष रूप से तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे कि महान विश्वविद्यालय के जो 2000 वर्ष पहले अपनी प्रसिद्धि की चरम सीमा पर था। सारे भारत के साथ ही एशिया के विभिन्न भागों से विद्यार्थी यहाँ खींच आते थे। क्यों खींच आते थे? पढ़ने के लिए। दूर दूर से विदेशों से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए थे। धर्म परिवर्तन के अंतर से जरूर आया होगा। धर्म परिवर्तन करने से इसमें अंतर बहुत आ गया था। पर उन क्षेत्रों के लोगों ने जो मानसिकता विकसित कर ली थी वह पूरी तरह नहीं बदल सकी थी। उन्होंने क्या मानसिकता विकसित कर ली थी? मानसिकता ये कि अब जो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है, उनमें उनके धर्म से संबंधित पढ़ाई नहीं होती, इसलिए उनकी जो मानसिकता थी वो बिल्कुल ही बदल नहीं पाई। पठान और तमिल दो चरम उदाहरण हैं। पठान और जो तमिल थे दोनों में इतनी असमानता बताई गई है जितनी कि औरों में नहीं थी। बाकी की स्थिति कहीं इन दोनों के बीच में है। सबकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। बल्कि पठान और तमिल तो ऐसे थे कि उनकी जो समानताएं हैं वो किसी में नहीं मिलती थी, इतनी असमानताएं भी थी। पर सब इससे भी गहरी छाप भारतीयता की। चाहे कितना ही इनमें असमानता हो लेकिन इन दोनों के ऊपर छाप किसकी थी? भारत की छाप थी। यह जानकारी बेहद हैरत में डालने वाली है, हैरानी में डालने वाली है कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत और हिंदुस्तानी भाषी जनता से बसा हुआ विशाल मध्य भाग कैसे सैकड़ों वर्षों से अपनी अपनी अलग पहचान बनाए रहा। धन्यवाद बेटा, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।